हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और लाइक करें। हम शुरू करने से पहले एक बार आप लोग सभी लोग लाइक करें और शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं, जो भी नए वीडियो देख रहे हैं, वो इस टाइप्स की हिस्टो मतलब पूरी कंप्लीट पैथोलॉजी के लिए आप जो भी पैथोलॉजी से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ऑल करें, जिससे कि आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। क्योंकि हम लेके आ रहे हैं कंप्लीट डीएमएलटी और बीएससीएमएलटी का सिलेबस एंड सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के, यानी सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, हर एक लेवल का एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं। तैयारी किसी एग्जाम के डेट में नहीं करनी है, हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी है। आने वाले एग्जाम अपने आप निकल जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग हेमाटोलॉजी का, इसके पहले हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़े हुए थे, उसके बाद हम लोग हेमाटोपोइसिस पढ़े हुए थे, उसके बाद डब्ल्यूबीसी पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी इरिथ्रोसाइट। तो प्लीज जल्दी से जल्दी एक बार आप लोग सभी लोग जुड़ें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि यूट्यूब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जोड़ने में हेल्प मिले। मैं आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कुछ ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी काम मैं करूँगा, आपको पढ़ना है बस। चलिए, तो सबसे पहले आरबीसी क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, एक ब्रीफ बताना चाहेंगे कि हमारे ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट्स और लिक्विड पार्ट्स। लिक्विड पार्ट्स में प्लाज्मा एंड सीरम उसको बोलते हैं। अगर उसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, एब्सेंट होता है तो उसको सीरम बोलते हैं। ठीक आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो सॉलिड पार्ट में थ्री टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं, सेल्स फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है और इसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके डिजीज क्या क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी का दूसरा नाम जो होता है वो इरिथ्रोसाइट होता है। ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इरिथ्रोसाइट्स ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ऑल्सो कॉल्ड most common type of blood cells are a vital part of the सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है? तो आरबीसी ऑल्सो, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, गैसेज को ट्रांसपोर्ट करना। अब गैसेज को ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे करना? तो लंग्स के थ्रू, यानी हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स क्या करता है, आरबीसी के थ्रू हमारे हार्ट को पहुंचाता है, और हार्ट फिर हमारे आरबीसी को पंप करके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने का काम करवाता है, जो वर्क करवाता है। तो आरबीसी जो सेफ होता है ना, उसके वजह से आरबीसी गैसेज को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। आगे हम देखेंगे कि सबसे पहले आरबीसी के काम क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसका फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन तो हमने पढ़ा कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स के थ्रू गैसेज ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसमें दोनों काम होता है, इनहेलेशन और एक्सलेशन दोनों। यानी इनहेल जब हम लोग ऑक्सीजन करते हैं तो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के सेल्स के पास पहुंचाना किसका काम होता है? तो आरबीसी का।
एंड हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स के पास लाना, ये कंप्लीट साइकिल जो होता है वो आरबीसी करती है। ठीक है, इसका की फंक्शन जो होता है, फीचर्स जो है वो क्या है और नॉर्मल रेंज क्या है। इसके शेप जो होते हैं वो बाई कनकेव डिस्क लाइक, यानी एक डिस्क जो होता है यानी राउंड शेप का गैप, एक ऐसा कनकेव, यानी कोई भी आप मिरर देखते हैं, कन्वेक्स मिरर देखते हैं ना भाई, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या होता है कि बीच में धसा हुआ होता है, दबा हुआ होता है और चारों बगल से उभरा हुआ होता है। तो सेम वही शेप होता है किसका, आरबीसी का। इसका काम हम लोगों ने पढ़ा कि गैस एक्सचेंज करना इसका काम है। इसके जो साइज होते हैं, आरबीसी के साइज जो होता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है इसका, क्योंकि हम लोग इसके पहले डब्ल्यूबीसी में ही पढ़े हुए थे कि डब्ल्यूबीसी जो कंप्लीट होता है वो 6 to 17 से माइक्रोमीटर तक, जो सभी जैसे मोनोसाइट हो गया 17-18 होता है, लिम्फोसाइट 15-16, तो वैसे ही टोटल जो होता है 6 to 18 डब्ल्यूबीसी का साइज होता है। और आरबीसी का जो साइज होता है, नॉर्मल आरबीसी का जो साइज होता है वो 6 माइक्रोन से 8 माइक्रोमीटर साइज होता है इन डायमीटर में। इसका जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन जो होता है 120 डेज होता है। इसी वजह से आरबीसी के लाइफ होने की वजह से ही बोला जाता है कि कोई भी पर्सन 3 मंथ के बाद अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी होता है उसका 4 मंथ, बेसिकली 3 to 4 मंथ बोला जाता है, क्योंकि आरबीसी का जो साइकिल होता है वो 120 डेज का होता है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी आप लोगों को किसी चीज का डाउट लगे तो प्लीज कमेंट करें, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, हम आपको उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें हमें कमेंट में उसका जवाब देने लायक होगा, क्वेश्चन अगर इजी छोटा क्वेश्चन होगा जिससे क्या कमेंट में आंसर दिया जा सकता है, तो हम आपका जवाब कमेंट में देंगे। कोई भी कुछ सोचे नहीं कि हाँ ये वीडियो है क्या है, आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, ये आरबीसी होता है वो नन न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लियोटेड सेल होता है। अगर मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये बनता कैसे है, इसमें जो मैक्सिमम स्पेस होता है ना वो हीमोग्लोबिन के वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड होता है, जो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये आयरन प्रोटीन को कंटेन करता है, ऑक्सीजन के साथ साथ आयरन को और प्रोटीन को भी, एंजाइम्स को भी कंटेन करता है। इसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, तो यंग मेल में आरबीसी जो होता है वो 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। ठीक है, यही चीज फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि फीमेल में जब आप हीमोग्लोबिन पढ़े हैं तो हीमोग्लोबिन में पढ़े थे हम लोग कि फीमेल का हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उनकी आयरन डिफिशियंसी होती रहती है। तो फीमेल का कितना होता है 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर। चिल्ड्रन में ये थोड़ा सा और कम होता है, क्योंकि चिल्ड्रन में एमेच्योर सेल्स एंड मैच्योर सेल्स भी होते हैं। तो इसका 4.1 to 5.5 होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका क्लिनिकल बैलेंस क्या होता है।
क्लिनिकल रिलेशन क्या होता है, क्लिनिकल रिलेवेंट क्या क्या हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का आरबीसी कम हो जाए तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट में बताएं प्लीज। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आरबीसी लो हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया। उसमें क्या क्या हो सकता है, तो उसमें फैटीनेस हो सकता है, पेलर हो सकता है, यानी पेशेंट जो होगा येलोइश दिखने लगेगा। जब ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होता है तो पेशेंट का बॉडी जो होता है वो पेलर हो जाता है, येलोइश हो जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी पर्सन का हीमोग्लोबिन कम है तो उसका ब्रीथिंग में इश्यू होगा। ब्रीथिंग में इश्यू क्यों होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में गैसेज ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है वो आरबीसी करता है। तो जब आरबीसी का ही लेवल कम हो जाएगा तो गैसेज ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, गैसेज ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा तो इनहेल और एक्सेल करने में प्रॉब्लम होगा। इस वजह से जब भी हीमोग्लोबिन में कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है, तो उस कंडीशन में ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होने लगता है। नेक्स्ट, हाई आरबीसी, इसका को क्या बोलते हैं, पोलीसाइथीमिया। पोलीसाइथीमिया जैसे बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज पोलीसाइथीमिया, और उसमें आपको दे देगा मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, उसके बाद हाई आरबीसी, लो आरबीसी काउंट। तो आपको जो करेक्ट होगा वो होगा हाई आरबीसी के कंसेप्ट को बोलते हैं। हाई हाई आरबीसी जब होता है, आरबीसी का जब लेवल बढ़ता है तो उसको बोलते हैं पोलीसाइथीमिया, और लो होता है तो एनीमिया। अब जब एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने पढ़ा कि जब आरबीसी लो होता है तो फैटी होता है, पेलर हो जाता है पेशेंट, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है। तो वैसे ही अगर आरबीसी लेवल बढ़ जाएगा, यानी मेल में अगर 6.1 से ज़्यादा होने लगे, 6.5 हो जाए, 7 हो जाए, तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, सॉरी, सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये होगा कि आरबीसी आपस में बाइंड होने लग जाएगा, हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। दूसरा क्या होगा कि जो गैस का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हाई स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सी ट्रांसपोर्टेशन होने लगे, जिस वजह से स्टॉक्स होने के कारण चांसेस होंगे। हार्ट प्रॉब्लम होगा। हार्ट प्रॉब्लम क्यों होगा, क्योंकि आरबीसी जब बढ़ेगा तो हार्ट को जितनी वर्क करनी चाहिए उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट प्रॉब्लम से भी होगा। और लास्ट आता है हीमोलाइसिस। अब हीमोलाइसिस क्या होता है, तो हीमोलाइसिस के जो कंडीशन होता है ना उसको बोलते हैं आरबीसी का ब्रेक डाउन। जब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है तो उसके कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस जो होता है वो होता है, हीमोलाइसिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ रप्चर ऑफ आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स, leading to the release of hemoglobin and other intracellular contents into the surrounding fluid such as blood plasma। यानी जब हीमोलाइसिस होता है, बेसिकली आप लोग जो भी लोग लैब में काम करते हैं, खास करके जब जो लोग बायोकेमिस्ट्री में काम करते हैं, उनको बहुत बार देखने को मिलता है कि हीमोलाइज सैंपल है, हीमोलाइज सैंपल है, ये क्वेरी आती है। तो हीमोलाइज सैंपल में क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी होता है ना वो रफ्चर हो जाता है, टूटने लगता है। तो टूटने की वजह से उसमें का जो आयरन लेवल होता है वो प्लाज्मा में मिक्स होने लगता है, और आयरन लेवल प्लाज्मा में मिक्स होने की वजह से प्लाज्मा में हमें रेडनेस देखने को मिलता है। ठीक है,
तो हीमोलाइसिस जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए अभी हम लोग इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर में क्या होगा, यानी हमारे वेन के अंदर में, वेसल्स के अंदर में जो हीमोलाइसिस हो रहा होगा, यानी ब्लड सेल्स जो होंगे वो आरबीसी जो होगा वो टूट रहा होगा, आरबीसी रफ्चर हो रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर। उस कंडीशन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन इज रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होगा, कैन कॉज हीमोग्लोबिनुरिया एंड हीमोग्लोबिन ग्लोबिमिनिया एंड यानी इसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन में आरबीसी का टूटना हो जाएगा, एनीमिया कंडीशन हो जाएगा। दूसरा बिलिरुबिनिया हो जाएगा, यानी बिलिरुबिनिया में क्या होगा कि जब आरबीसी ज़्यादा टूटेगा तो हमारी बॉडी बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो सेम चीज़ अब एक्स्ट्रा वेस्कुलर में क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा होगा, डिस्ट्रॉयड इनटू मैक्रोफेज इन द स्प्लीन और लीवर। यानी स्प्लीन और लीवर के बीच में, लीवर में, स्प्लीन में या फिर लीवर के अंदर में जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, वहां पर डिस्ट्रॉय होगा, तब उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो उसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो होगा वो ब्रेक डाउन होने लगेगा बिलिरुबिन के में, और इससे जो एक डिजीज होगी वो डिजीज होगी जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होगी, क्योंकि बिलिरुबिन लेवल बढ़ने लगेगा। चलिए नेक्स्ट चीज का हम देखते हैं कि इसमें हमें इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। यानी जो आरबीसी जब हीमोलाइसिस हो जाएगा या हीमोलाइसिस होगा जिसकी वजह से हमारे ब्लड्स में प्रॉब्लम होने शुरू होंगे, तो इसमें कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, कौन कौन सा डिसऑर्डर होगा। तो मेनली आरबीसी की वजह से हमारे बॉडी में जो मेन मेजर होता है वो 9 टाइप्स के डिसऑर्डर होते हैं। कौन कौन से, तो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो होता है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसे होगा, तो जब आरबीसी टूट जाएगा, आरबीसी कम हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में आयरन लेवल कम हो जाएगा, आयरन लेवल का लो आयरन इंटेक होगा, तो जिसकी वजह से क्रोनिक ब्लड लॉस होगा। ये होता कैसे है, तो क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से और लो आयरन इंटेक से, यानी जब हम लोग आयरन कम खाएंगे तब भी ये कंडीशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसमें हम स्लाइड में पहचानते कैसे हैं कि इसको पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, आरबीसी का कम होना तो एनीमिया हो गया, लेकिन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। इस कंडीशन में हमारे आरबीसी कैसे दिखेंगे, तो माइक्रोसाइटिक। जब आरबीसी का साइज छोटा होने लगे तो उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक। हाइपोक्रोमिक यानी स्मॉल एंड पेल, यानी जो इसका आरबीसी का जो कलर होगा ना, वो कलर भी चेंज होने लगेगा, लाइट रेड से होने लगेगा, पेल की तरफ जाने लगेगा। कॉमन साइन क्या है इसका, तो फैटनेस, पेलर और स्पून शेप्ड नेल्स, यानी जो नेल होगा उसमें भी आयरन डिफिशियंसी के एनीमिया के कंडीशन में उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का स्पून शेप्ड नेल होने लगेगा, नेल का जो शेप होगा वो चेंज होने लगेगा। नेक्स्ट होता है 2 नंबर मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जो हमारे ने एक एनीमिया का वीडियो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हमारे चैनल पे एनीमिया का वीडियो है, उसमें हमने इसको पूरा कंप्लीटली डीप से पढ़ा हुआ है। तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन में क्या होता है, इसमें विटामिन B12 और फोलेट की डिफिशियंसी होती है। अब देखो आयरन की डिफिशियंसी हुई तो वो क्या हुआ, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, विटामिन B12 और फोलेट की डिफिशियंसी होगी, फोलेट एसिड जो फोलिक एसिड होता है उसकी डिफिशियंसी होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर
आयरन की मात्रा ठीक है, तो सेल्स का साइज जो होगा वो छोटा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि जब B12 डिफिशियंसी होगा तो आरबीसी का साइज बड़ा होने लगेगा, स्वेल करने लगेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक, जिसमें लार्ज आरबीसी होगा और शेप जो होगा उसका वो ओवल शेप्ड हो जाएगा, यानी अंडे के आकार का आरबीसी दिखने लगेगा। अब इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या होंगे, साइन सिम्टम्स क्या दिखेंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे और ग्लोसाइटिस होगा। नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे, hemolytic anemia. Please, again I am requesting to you all, please like the video and subscribe my channel and share. If you are interested to join a pathology classes, please like and subscribe my channel for further all other notification it will get me. Cause increase destruction of RBC, यानी हिमोलाइटिक के कंडीशन में क्या होगा, जब इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो होगा वो जब ज्यादा मात्रा में होगा, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है, तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों जेनेटिक डिजीज हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप होता है ना, उसके अंदर में मून लाइक, हंसवे के लाइक या बनाना लाइक भी बोलते हैं, बनाना शेप आरबीसी दिखने लगते हैं, तो उस कंडीशन को सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। इसी कंडीशन में थैलेसीमिया भी होता है। और जो एक्सट्रिंसिक होता है ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज है और इसको ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया जो होता है इसी का एक पार्ट है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, जो होता है एक्सट्रिंसिक प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसका इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिल सकते हैं, साइन क्या क्या हो सकता है, पेशेंट का बिलिरुबिन लेवल बढ़ा होगा जिसकी वजह से जॉन्डिस दिख रहा होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि स्प्लीनोमेगैली, यानी पेशेंट का जो स्प्लीन होगा उसमें प्रॉब्लम होगा, वो स्वेल कर रहा होगा। क्यों स्वेल कर रहा होगा, क्योंकि आरबीसी ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो स्टोरेज तो वही होना है। डिस्ट्रक्शन जो होता है, जो ग्रेवयार्ड जो होता है आरबीसी का, वो कौन होता है, तो स्प्लीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया कंडीशन में क्या होता है, तो इसमें बेसिकली आरबीसी बनना ही कम हो जाता है। जब आरबीसी का बनना कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। तो इसको बोलते हैं बोन मैरो फेलियर। इसमें बहुत सारे कॉज हैं इसके, और इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है ड्रग दिया जाता है पेशेंट को, मल्टी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन चलती है। इस पेशेंट में रेडिएशन भी चलता है और एडियोपैथिक इन्फेक्शन, एडियोपैथिक भी एग्जाम इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि बन ही नहीं रहा। along with WBC and platelet पैनसाइटोपेनिया, यानी अब यहाँ पे जब बोन मैरो डिसऑर्डर की बात आ गई तो इसमें सब कुछ तीनों सेल्स कम हो गए। क्योंकि हम लोग ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा होता है, हेमाटोपोइसिस में पढ़ा हुआ था कि बोन मैरो हमारा तीनों सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ब्लड की सेल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, तो बोन मैरो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बोन मैरो है डिसऑर्डर हो रहा है, कौन से कंडीशन में, एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में। क्या हो रहा है बाबू, तो एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में ये हो रहा है कि बोन मैरो जो है ना वो काम करना, स्टीम सेल्स जो होते हैं बोन मैरो के अंदर में, स्टीम सेल्स होता है जो सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वही दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बेसिकली बोन नहीं बदला जाता है, स्टीम सेल्स डिफिशिएंट उसमें ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है,
अभी हम लोग पीछे भी पढ़े हुए थे, सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो कौन से कंडीशन में होता है? तो हीमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में। तो हीमोलाइटिक कंडीशन कौन सा होता है? तो जब ब्लड सेल्स जो आरबीसी सेल्स होता है उसका साइज जो सॉरी उसका जो शेप होता है उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है और उसका शेप जो होता है मून स्ट्रक्चर का हो जाता है, या बनाना शेप भी बोला जाता है कई जगह, उस टाइप का दिखने लगता है। नेक्स्ट होता है थैलेसीमिया। दोनों का दोनों, जो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, दोनों ही जेनेटिक डिजीज है। थैलेसीमिया बेसिकली दो टाइप्स के होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। क्योंकि ये बेसिकली ना एंजाइम बेस्ड डिजीज है जो कि ग्लोबुलिन चेन जो होता है ना उसके ऊपर प्रोडक्शन के होता है। इसके कंडीशन में आरबीसी का जो होता है वो साइज मैक्रोसाइटिक हो जाता है और हाइपोक्रोनिक हो जाता है। थैलेसीमिया दो टाइप के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया इज ऑल्सो इन अ टू पार्ट, मेजर थैलेसीमिया एंड माइनर थैलेसीमिया। ओके, नेक्स्ट पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? अभी हम लोग पीछे पढ़े हुए थे कि आरबीसी का बढ़ जाना। तो बोन मैरो ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जब बोन मैरो बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी का प्रोडक्शन करने लगता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है, थिक ब्लड जो होता है ना वो थिक हो जाता है, रिस्क होता है क्लॉटिंग का। जैसे हम लोग सबसे पहला ही लाइन पढ़ा था कि आरबीसी का जब बढ़ जाता है, हाई आरबीसी होता है, तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। और इसमें जो मेजर पेशेंट को रिस्क होता है वो ये होता है कि क्लॉटिंग का, हार्ट का इशू होगा, हेडेक होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होगा, जो आरबीसी का मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वो डिफेक्ट हो जाएगा, यानी साइज और शेप जो होगा इसका स्टार लाइक होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। क्योंकि उसके अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है, आरबीसी के ऊपर का जो कैप्सुलेटेड मेम्ब्रेन होता है उसका डिस्टर्ब डिफरेंट होने लगता है, डिफेक्ट होने लगता है। नेक्स्ट और लास्ट, G6PD डिफिशियंसी। G6PD डिफिशियंसी जो होता है इससे क्या होता है, तो इस कंडीशन में ना आरबीसी का ब्रेक डाउन होने लगता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ये एक्स लिंकेज रिसीविंग होता है जो कि एक टाइप का इनहेरिटेंस है। चलिए नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड हम लोगों ने जितना पढ़ा है तो उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जिसमें हम लोग 5 या 6 एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? ये क्वेश्चन पिछली साल पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा हुआ था कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं दिया हुआ था, वहां दे दिया था एरिथ्रोसाइट्स, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो हम लोग क्या पढ़े हुए थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। जस्ट 1 मिनट। अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा हुआ था कि आरबीसी जो होता है वो हमारे बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का, एक्सील करने का काम करता है। तो इससे क्या करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। अगर यहीं पे ट्रांसपोर्टिंग गैसेस दिया होता तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स
रेड ब्लड सेल्स देयर कलर, यानी इसमें से कौन सा है जो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है उसी की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अ आरबीसी? 120 days. Correct answer is 120 days. Mature RBC circulate the form around 120 days before being removed by the spleen. Next question, question number 4. It which organ are most old or damaged red blood cells removed from circulation? यानी वो कौन सा ऑर्गन है जो डैमेज और पुराने आरबीसी को रिमूवल का काम करता है? तो करेक्ट आंसर इज स्प्लीन। तो सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी के बुढ़ापे की जगह, रहने की जगह क्या है, मरने की जगह क्या है? तो वो होता है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following condition is characterized by a low red blood cells count? यानी कौन सा कंडीशन है जिसमें पेशेंट का ब्लड काउंट जो होगा उस वो कम हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स जो होगा वो कम हो जाएगा। तो रेड ब्लड का सेल्स कम होने की कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन की लेवल कम होती है तो उस पेशेंट को एनीमिक पेशेंट बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन? यानी कौन सा विटामिन है जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है? तो देखो इसमें जो ऑप्शन है और विटामिन की बात हो रही है तो यहाँ पे B12 हो जाएगा। अगर कौन सा पार्ट होता तो वहां पे आयरन हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा विटामिन B12। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। अगेन request to you all, please share in our group and our bachelors. Thanks for watching.